नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश कछावा आपके लिए हिंदी साहित्य की लेखन परंपरा का भाग 2 वीडियो फिर से लेकर आया हूँ। मित्रों, इस वीडियो में हम लोग जो हैं उन्हीं महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर रहे हैं जो बिंदु लगातार परीक्षा में पूछे जाते हैं और पूछे जाने योग्य हैं। तो मित्रों, पहले हमने हिंदी साहित्य की लेखन परंपरा के अंतर्गत जो है इस्तवार दीलाल यत्रोत्तर इंदो हिंदुस्तानी गारसादी तासी के ग्रंथ के बारे में पढ़ा और उसके बाद जो है शिव सिंह सेंगर के शिव सिंह सरोज के बारे में पढ़ा, दी मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के बारे में पढ़ा और इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं। इसके आगे हम लोग जो है मिश्र बंधु विनोद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन ग्रंथों के बारे में जो है चर्चा करेंगे। तो मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, एथेंटिक सत्य जानकारी जो है आपको इस वीडियो के माध्यम से जो है दी जा रही हैं। आप लगातार जो है समय समय पर वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें और हिंदी साहित्य के मित्रों तक यह वीडियो जो है आप लोग पहुंचाएं। और आप चाहें तो इसके नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि इन वीडियोज़ में बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं हिंदी साहित्य की लेखन परंपरा के जो बचे हुए महत्वपूर्ण जो ग्रंथ हैं उन ग्रंथों के बारे में जो है हम लोग चर्चा करते हैं। तो मित्रों, हिंदी मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के बाद में जो है महत्वपूर्ण ग्रंथ के रूप में आता है, महत्वपूर्ण ग्रंथ के रूप में जो आता है वो है मिश्र बंधु विनोद। अब यह ग्रंथ मिश्र बंधुओं द्वारा लिखा गया है। अब मित्रों, मिश्र बंधु नाम बहुत सी जगह पर आता है। अब इस मिश्र बंधुओं में एक गणेशंकर बिहारी इसमें शामिल है, श्याम बिहारी इसमें शामिल है और सुखदेव बिहारी। ये तीनों जो भाई हैं, ये भाई मिश्र बंधुओं के नाम से जो है जाने जाते हैं या उनके नाम से जो ये है विख्यात हैं। तो मित्रों, यह ग्रंथ मिश्र बंधुओं द्वारा लिखा गया है और गणेश शंकर बिहारी, गणेश शंकर बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, ये जो तीनों भाई ये मिश्र बंधुओं के नाम से जाने जाते हैं। यह ग्रंथ 4 भागों में विभक्त है। कितने भागों में? यह ग्रंथ 4 भागों में विभक्त है। इसके जो प्रथम 3 भाग 1913 में प्रकाशित हो चुके हैं। इसके जो प्रथम 3 भाग हैं वो 1913 में जो है प्रकाशित हो चुके हैं या प्रकाशित हुए हैं और इसका चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ है। इस ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों की चर्चा की गई है, अर्थात इस ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों को स्थान दिया गया है और हिंदी साहित्य के इतिहास को 8 कालखंडों में बांटा गया है। इस ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद के अंदर हिंदी साहित्य के इतिहास को 8 कालखंडों में बांटा गया है।
मिश्र बंधु, बंधु है यहाँ पर, मिश्र बंधु हिंदी के पहले ऐसे इतिहासकार हैं जिन्होंने एक ही कालखंड को दो उपभागों में विभाजित करने की पद्धति का प्रचलन किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है मित्रों कि मिश्र बंधु हिंदी के पहले ऐसे इतिहासकार हैं जिन्होंने एक ही कालखंड को दो उपभागों में विभाजित करने की पद्धति का प्रचलन किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ को महावृत की संज्ञा दी है और मिश्र बंधुओं के प्रिय कवि देव हैं। मित्रों, यह ग्रंथ जो है बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है ये, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस ग्रंथ के बारे में कहा है कि कवियों का परिचय विवरण मैंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि कवियों का परिचयात्मक विवरण कवियों का परिचयात्मक विवरण मैंने मिश्र बंधुओं से लिया है। मैंने मिश्र बंधु विनोद से लिया है। विनोद से लिया है। तो यानी कि अब इस दृष्टि से ये कितना महत्वपूर्ण ग्रंथ साबित हो जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो कवियों का परिचय जो लिया है वो इसी ग्रंथ से लिया है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का और आचार्य रामचंद्र शुक्ल आगे कहते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का व्यवस्थित और सम्यक आरंभ मिश्र बंधुओं से होता है। आगे लिखते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का व्यवस्थित आरंभ मिश्र बंधु विनोद से होता है। व्यवस्थित आरंभ मिश्र बंधु विनोद से होता है। तो मित्रों, इस दृष्टि से यह कितना महत्वपूर्ण ग्रंथ साबित होता है कि यह ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कवियों का परिचय विवरण भी इसी ग्रंथ से लिया है और उनका मानना है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का व्यवस्थित आरंभ भी मिश्र बंधु विनोद से होता है। इस ग्रंथ की महत्वपूर्ण विशेषता है कि इस ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों को स्थान दिया गया है और इस साहित्य के और हिंदी साहित्य के इतिहास को 8 कालखंडों में इस ग्रंथ के अंदर बांटा गया है। मिश्र बंधु हिंदी के पहले ऐसे इतिहासकार हैं जिन्होंने एक ही कालखंड को 2 भागों में विभाजित करने की पद्धति का प्रचलन किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिश्र बंधु विनोद को महावृत की संज्ञा दी है और मिश्र बंधुओं का प्रिय कवि देव है। तो मित्रों, ये महत्वपूर्ण चीज़ें इस ग्रंथ के बारे में आती हैं
और इसके बाद में आइए चलते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास। ये जो ग्रंथ हैं ये हिंदी साहित्य के इतिहास का माइलस्टोन ग्रंथ है, क्योंकि ये ग्रंथ जब से लिखा गया है अभी तक इसमें किसी भी प्रकार का विवाद नहीं हुआ है, किसी भी प्रकार की विपत्ति इस ग्रंथ पर नहीं आई है और अभी तक इस ग्रंथ को जो है सभाओं द्वारा प्रमाणिक माना गया है। तो मित्रों, हिंदी, ये यहाँ पर हिंदी है, हिंदी कर लेना यहाँ पर। ये यहाँ पर हिंदी है, इसको हिंदी कर लेना। हिंदी साहित्य का इतिहास, यह ग्रंथ लिखा गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा। मित्रों, यह ग्रंथ शुक्ल द्वारा 1927 में लिखा गया है। यह ग्रंथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा 1927 ईस्वी में जो है इसे लिखा गया है और जनवरी सन 1929 में यह प्रकाशित हुआ है, इसको प्रकाशित किया गया है। हिंदी शब्द सागर की भूमिका में लिखा गया यह ग्रंथ, यानी कि ये जो ग्रंथ है सबसे पहले हिंदी शब्द सागर की भूमिका में लिखा गया था और इसी नाम से हिंदी शब्द सागर की भूमिका में यह ग्रंथ काशी नागरी प्रसारणी द्वारा भी प्रकाशित हुआ है। सन 1940 में इसका परिवर्धित एवं संशोधित संस्करण निकलता है। पहले यह ग्रंथ हिंदी साहित्य की रूपरेखा के रूप में तैयार हुआ था, परंतु बाद में उसका परिष्कृत रूप हिंदी साहित्य का इतिहास बनकर सामने आया। यह ग्रंथ विधेयवादी पद्धति में लिखा गया है। यह ग्रंथ विधेयवादी पद्धति में लिखा गया पहला हिंदी साहित्य का इतिहास है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस ग्रंथ में लगभग 1000 रचनाकारों का विश्लेषण किया है और लगभग 900 वर्षों के इतिहास को सुस्पष्ट रूप से 4 कालखंडों में विभाजित किया है। 4 कालखंडों में इसको विभाजित किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक कालखंड के दोहरे नामकरण करने की परंपरा को जन्म दिया है, अर्थात एक ही कालखंड का दोहरा नामकरण करना, जैसे पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, रीतिकाल और भक्तिकाल। इस प्रकार से एक ही कालखंड के दोहरे नामकरण करने की व्यवस्था को जन्म दिया है। शुक्ल जी के इतिहास का दूसरा परिवर्धित संस्करण 1931 में प्रकाशित हुआ। इस ग्रंथ को माइलस्टोन या मास्टरपीस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इस ग्रंथ को? माइलस्टोन और मास्टरपीस भी कहा जाता है। तो मित्रों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ के संबंध में बाबू गुलाब राय ने कहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास जो संवत 1972 में निकला था विशेष महत्व का है। उसमें काल विभाजन के साथ साथ उन कालों की प्रवृत्तियों पर पूरा प्रकाश डाला गया है। इसके अतिरिक्त उसमें विशेष कवियों के काव्य गुणों पर भी प्रकाश जो है डाला गया है। शुक्ल जी ने इस ग्रंथ में कालक्रम, वर्गीकरण
साहित्य प्रवृत्तियों और रचनाकारों के माध्यम से प्राप्त मानवीय चित्तवृत्तियों के विकास को सांस्कृतिक परिस्थितियों के संदर्भ में साहित्य के विकास को समझने की चेष्टा की है। इस प्रकार सही अर्थों में पहली बार हिंदी साहित्य का एक व्यवस्थित इतिहास हिंदी के पाठकों को प्राप्त होता है। मित्रों, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के बारे में डॉक्टर राम कुमार वर्मा लिखते हैं कि अभी तक के लिखे गए इतिहासों में इस इतिहास को सर्वश्रेष्ठ कहना चाहिए। क्या कहा है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने? डॉक्टर राम कुमार वर्मा कहते हैं कि अभी तक के लिखे गए इतिहासों में अभी तक के लिखे गए इतिहासों में इस इतिहास को सर्वश्रेष्ठ कहना चाहिए। इस इतिहास को सर्वश्रेष्ठ कहना चाहिए। यह डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इस ग्रंथ के बारे में कहा है। तो मित्रों, शुक्ल जी का साहित्य इतिहास ग्रंथ एक आधार ग्रंथ है। शुक्ल जी ने इतिहास लिखने के पूर्व साहित्य और साहित्य इतिहास के संबंध में अपनी महत्वपूर्ण धारणा स्पष्ट की है। साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। यही वह प्रस्थान बिंदु है जहां से शुक्ल जी ने इस इतिहास ग्रंथ लेखन में प्रवृत्त हुए। यानी कि ये जो लाइन है, साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की प्रथम लाइन बनाया है। और मित्रों, आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। शुक्ल जी ने अपने इस कथन का पूरा निर्वाह अपने साहित्य इतिहास में किया है। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य को 4 कालखंडों में बांट करके और इसका जो है अमर इतिहास रचा है। तो मित्रों, इस ग्रंथ के बारे में कि यह ग्रंथ शुक्ल द्वारा 1927 में लिखा गया है और जनवरी सन 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है और हिंदी साहित्य की भूमिका में लिखा गया यह ग्रंथ काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हुआ है। सन 1940 ईस्वी में इसका परिवर्धित एवं संशोधन संस्करण निकलता है। पहले यह ग्रंथ हिंदी साहित्य की रूपरेखा के रूप में तैयार हुआ था, परंतु बाद में उसका परिष्कृत रूप हिंदी साहित्य का इतिहास बनकर सामने आया। यह ग्रंथ विधेयवादी पद्धति में लिखा गया है। पहला साहित्य इतिहास ग्रंथ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस ग्रंथ में लगभग 1000 कवियों का विश्लेषण किया है और लगभग 900 वर्षों के इतिहास को सुस्पष्ट रूप से 4 कालखंडों में विभाजित किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक कालखंड के दोहरे नामकरण की परंपरा को जन्म दिया है। शुक्ल जी ने इतिहास का दूसरा परिमार्जित परिवर्धित संस्करण 1941 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इस ग्रंथ को माइलस्टोन या मास्टरपीस भी कहा जाता है। तो मित्रों, ये थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ग्रंथ के बारे में चर्चा। अब आता है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। बहुत बड़ा नाम है मित्रों। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का बहुत बड़ा नाम जो है एक आलोचनाकर्ता के रूप में आता है। तो मित्रों,
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी जी ने 3 इतिहास ग्रंथ लिखे हैं। एक लिखा है हिंदी साहित्य की भूमिका, जो सन 1940 में लिखा गया। दूसरा लिखा है हिंदी साहित्य का उद्भव, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, जो 1952 में लिखा गया। तीसरा लिखा है हिंदी साहित्य का आदिकाल, जो 1952 में लिखा गया। मित्रों, 3 ग्रंथों की इन्होंने रचना की है। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 और हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी वे प्रथम इतिहासकार हैं जिन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की अनेक मान्यताओं, धारणाओं का प्रमाणों के आधार पर खंडन किया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल की उन कृतियों, जैसे जैन मुनियों, सिद्धों, नाथों के साहित्य को, जिन्हें शुक्ल ने सांप्रदायिक काव्य का, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है मित्रों यहाँ से, कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल की उन कृतियों, जैन मुनियों, सिद्धों और नाथों साहित्य को, जिन्हें शुक्ल ने सांप्रदायिक कहकर उपेक्षा की थी, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके ग्रंथों को हिंदी साहित्य में स्थान नहीं दिया है। लेकिन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनके इस ग्रंथों के प्रति संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हुए उनकी साहित्यिकता का समर्थन किया है, साहित्यिकता का समर्थन किया है। द्विवेदी जी हिंदी साहित्य की भूमिका में लिखते हैं कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का रूप बाहर आना वैसा होता जैसा आज है। तो मित्रों, इन कोटेशन के बारे में चर्चा हम आगे के वीडियो में, जब हम आदिकाल में आएंगे तो इनकी पूरी तरह से इनके खंडन के वक्तव्य और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विचार और किस प्रकार से इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विचारों का खंडन किया है, उसके बारे में जो है हम लगातार आने वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज हम बस हिंदी साहित्य के लेखन परंपरा के कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथों के बारे में और उनके मुख्य बिंदुओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो मित्रों, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 ग्रंथ लिखे हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका, जो 1940 में लिखा गया, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, जो 1952 में लिखा गया, और हिंदी साहित्य का आदिकाल, जो 1952 में लिखा गया। पुनः इसका वाचन करते हुए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी वे प्रथम इतिहासकार हैं जिन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की अनेक मान्यताओं, धारणाओं का प्रमाणों के आधार पर खंडन किया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल की उन कृतियों, जैन मुनियों, सिद्धों एवं नाथों के साहित्य को, जिन्हें शुक्ल ने सांप्रदायिक कहकर उपेक्षा की थी, उसके प्रति संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हुए उनकी साहित्यिकता का समर्थन किया है। द्विवेदी जी हिंदी साहित्य की भूमिका में लिखते हैं, अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का रूप बाहर आना वैसा ही होता जैसा आज है। तो ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में विचार थे मित्रों। अब जो है अब हम पढ़ते हैं हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास। इसके बाद में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ आता है। ग्रंथ तो बहुत है मित्रों, लेकिन अपन महत्वपूर्ण ग्रंथों पर ही चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद में महत्वपूर्ण ग्रंथ के रूप में आता है हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास। यह ग्रंथ काशी नागरी प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित होता है। यह ग्रंथ काशी नागरी प्रचारणी सभा काशी से जो है प्रकाशित होता है।
काशी नागरी प्रचारणी सभा के मुख्य संस्थापक श्याम सुंदर दास थे। श्याम सुंदर दास थे। इन्होंने अपने सहयोगी राम नारायण मिश्र तथा शिव कुमार सिंह के सहयोग से 1893 ईस्वी में काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की। राधा कृष्ण दास इसके अध्यक्ष बनाए गए। इसी सभा से हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास प्रकाशित हुआ, यानी कि ये जो ग्रंथ इसी सभा से प्रकाशित हुआ है। प्रारंभ में यह ग्रंथ सभा द्वारा 18 खंडों में निकलना प्रस्तावित था, लेकिन इसके 16 खंड ही प्रकाशित हुए हैं। इसके 16 खंड ही प्रकाशित हुए हैं। तो मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं हिंदी साहित्य का महत्वपूर्ण इतिहास। महत्वपूर्ण बिंदु या कहाँ किस सभा से प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं, या का प्रकाशन किस सभा से हुआ है, तो काशी नागनी सभा से प्रकाशित हुआ है। और काशी नागनी सभा के संस्थापक कौन हैं, तो श्याम सुंदर दास हैं। और काशी नागनी प्रचारित सभा से संबंधित व्यक्ति है श्याम सुंदर दास, राम नारायण, शिव कुमार सिंह। और 1893 में काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना होती है। अच्छा, काशी नागरी प्रचारणी सभा के अध्यक्ष जो है डॉक्टर राधा कृष्ण दास बनाए जाते हैं। और हिंदी सभा से हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास प्रकाशित हुआ। यह ग्रंथ 18 खंडों में निकलना प्रस्तावित था और 16 खंडों में ही अब प्रकाशित हो पाया है। तो मित्रों, ये थी हिंदी साहित्य की लेखन परंपरा के ग्रंथ के महत्वपूर्ण बिंदु। और यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों तक जो है इसको पहुंचाएं, और आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मैं और इसका जो है आने वाले जो वीडियो हैं उसमें आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी जो है उपलब्ध करा सकूं। तो मित्रों, आने वाले वीडियो में हम जो है अब हिंदी साहित्य के इतिहास के नामकरण और काल विभाजन पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।